अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डीप स्पेस नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी रोवर को या किसी ऑर्बिटर को या किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो उससे कनेक्ट करने के लिए हमें एक वाईफाई नेटवर्क चाहिए जो कि स्पेस का वाईफाई नेटवर्क होगा। हमने रोवर को कमांड्स भेजनी है, हमने उससे मुख्तलिफ़ किस्म की लैंडिंग्स करवानी है, ऑर्बिटर को बताना है कि उसने कब तस्वीर खींचनी है, तो हमने उससे डाटा भेजना है और उससे जितना भी डाटा है, चाहे वो तस्वीर की फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है, वो हमने वापस भी लेना है। इसके लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है जो कि ये डाटा लेकर हम तक पहुंच सके। ये नेटवर्क ख़ास किस्म का नेटवर्क होगा क्योंकि इस नेटवर्क में जो पावर होगी, जो रोवर से हमें सिग्नल्स मिलेंगे, वो बहुत कम पावर के सिग्नल्स मिलेंगे। ये नेटवर्क बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि डाटा रिसीव भी करेगा और डाटा भेजेगा भी। तो चलें हम इस नेटवर्क को आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इस नेटवर्क को हम बेस करेंगे, जो इसके परवाने होंगे वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर तैरते हुए हम तक आएंगे। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि रेडियो वेव्स हैं, हमारे पास इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, इनके बीच में ऑप्टिकल बैंड भी हमारे पास मौजूद है, फिर हमारे पास माइक्रोवेव, एक्सरेज और उसके साथ गैमा रेज हैं। लेकिन हम जितनी भी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन करेंगे वो सारी की सारी फ़िलहाल रेडियो बैंड में करेंगे। रेडियो बैंड को क्यों स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आने वाले हिस्से में आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप समझ लें कि हम जितनी भी ट्रांसमिशन माजी में करते रहे हैं डीप स्पेस नेटवर्क और स्पेस के मुख्तलिफ और नेटवर्क्स के माबैन, वो रेडियो स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेस में भेजते हैं तो हमें एक फिनोमिना का सामना करना पड़ता है जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही सबसे बेहतरीन तरीके से बताता है। हमें ये पता है, इस पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी सोर्स और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ कम होती है। ये चीज़ आप इस जगह एक तस्वीर से भी देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर। अब ये इतना अहम एक असूल है, इसकी वजह से जितनी कम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर है और हम यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं 1 मीटर पर। मीटर मैंने यूनिट अपने तौर पर इस्तेमाल किया है, अज्यूम किया है इस पिक्चर में। तो जब आप 2 मीटर के फासले पर जाएंगे तो ये इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी? 25%। जब आप 3 मीटर पर जाएंगे तो ये इंटेंसिटी 11% रह जाएगी। सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से नॉन लीनियर तरीके से डिके कर रहा है और यही चीज़ हमें मसला करती है स्पेस में। स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत बड़े होते हैं और उसकी वजह से सिग्नल की जो डिके होता है, उसकी जो इंटेंसिटी कम होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है। इस तस्वीर में जो E डिवाइडेड बाय N आपको एक फैक्टर नज़र आ रहा है वो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा सिग्नल ताकतवर होगा क्योंकि सिग्नल बढ़ता जा रहा है। और अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी तो ये पूरा फैक्टर या रेशो कम होगी। और अगर आप इसको देखें तो इसके साथ जो फॉर्मूला है उसमें d² आ रहा है डिनोमिनेटर में। उसका मतलब ये है कि d² के साथ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो डिके कर रही है, कम हो रही है। तो अगर मैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ज़मीन के साथ साथ मूव कर रही हैं, उसको अपनी बेस लाइन ले लूँ, उसे 100% सिग्नल हम समझते हैं कि वहाँ पर अगर हमने सिग्नल मेजर किया वो 100% है, तो उसके बाद जब हमारा सिग्नल चाँद पर जाएगा, क्योंकि हमारा रिसीवर चाँद पर है, आपने एक रोवर चाँद पर भेजा, तो 100 गुना ज़्यादा सिग्नल डिके करेगा, यानी 100 गुना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर यही रोवर उठाकर मैं मरीख पर ले जाऊँ तो आपको 10 की ताकत 7 गुना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी
का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिग्नल उतना ही ज़्यादा डिके कर रहा है और आपको उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात सामने आने वाली हैं। इसी तरीके से जुपिटर और प्लूटो को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा सिग्नल स्पेस में बहुत तेज़ी से डिके करता है, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें इस सिग्नल को काउंटर करने के लिए, इस सिग्नल को लेने के लिए बहुत बड़े एंटीनास डिज़ाइन करने पड़ते हैं, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एक और जो प्रॉब्लम हमें स्पेस में बहुत ज़्यादा आता है वो है रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस। इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है और ये उस वक्त प्रोड्यूस हुई थी जब हमारी कायनात बनी थी, बिग बैंग हुआ था। जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पर वाइट नॉइज़ नज़र आती थी। ये CMBs हैं, यही रेडिएशन है जो कि नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, पूरी कायनात में नॉइज़ लेकर आ रही हैं और हमारा टीवी भी इनको रिसीव करता है। अब जब रिसीवर और ट्रांसमीटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो CMBs बीच में इंटरफेयर करती हैं और हमने स्पेस में इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको एक तीसरा प्रॉब्लम बताता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही हमें सामना करना पड़ता है उसका, और वो है सोलर कंजक्चर। सोलर कंजक्चर का मतलब ये है कि जब मार्स और ज़मीन सूरज की एक तरफ होते हैं तो वो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रोवर हमें सिग्नल भेज सकता है और हम रोवर को मार्स पर सिग्नल भेज सकते हैं। लेकिन जब रिवॉल्व करते हुए, ऑर्बिट करते हुए मार्स और ज़मीन मुतज़ाद जगह पर आ जाते हैं, सूरज बीच में आ जाता है और ये दोनों सूरज के दाएं और बाईं साइड पर, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आ जाते हैं, तो अब बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी सिग्नल मार्स से ज़मीन पर आएगा या ज़मीन से मार्स पर जाएगा, बीच में सूरज है और सूरज के पास है चार्ज पार्टिकल्स, तो वो आपके मैसेज को करप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मैसेज ख़राब होना शुरू हो जाता है। और सोलर कंजक्चर तकरीबन कुछ हफ्ते रहता है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हफ्ते आप साल में कुछ हफ्ते अपने रोवर से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, उसको कमांड्स नहीं भेज सकेंगे और ना ही उससे डाटा रिट्रीव कर सकेंगे। इस सिलसिले में अगर आपका रोवर एक क्लिफ की, एक पहाड़ी की चोटी पे खड़ा है और आपने उसको फ़ौरन कमांड देनी है कि पीछे आ जाओ वरना आप आगे गिर जाओगे, तो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए साइंसदान पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं सोलर कंजक्चर का और एक टू डू लिस्ट, एक पहले से प्लान लिस्ट रोवर को और ऑर्बिटर्स को दे दी जाती है कि उन्होंने क्या क्या काम उस वक्त में करने हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो चौथा प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा आता है वो टाइम डिलेस का आता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिक्स्ड हैं, तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। हमारे पास सूरज की रोशनी 8 मिनट बाद पहुंचती है। इसी तरीके से जब हम ज़मीन से सिग्नल मार्स की तरफ भेजते हैं तो मार्स कभी तो ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है, तो 4 मिनट में भी सिग्नल पहुंच सकता है, लेकिन कभी मार्स और ज़मीन एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बीच में सूरज होता है, तो उस वक्त ये टाइम डिले बहुत बढ़कर 24 मिनट भी हो सकता है। अब आप दोबारा वही चीज़ सोचिए कि आपका रोवर एक पहाड़ी की क्लिफ पर खड़ा है और आपने उसको सिग्नल भेजना है। वो सबसे पहले आपको एक तस्वीर भेजेगा और अगर तो ये तस्वीर आपको 24 मिनट के बाद मिलेगी। ये मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि इतनी जल्दी तस्वीर मिलती नहीं है। उस तस्वीर को फिर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं इस केस में कि तस्वीर फ़ौरन प्रोसेस हुई, नज़र आ गया कि हमारा रोवर एक ख़तरे में है और हमने उसको सिग्नल भेजना है कि वापस आ जाए। अब उस सिग्नल को वापस जाने के लिए भी 24 मिनट चाहिए, तो एक राउंड ट्रिप 48 मिनट का बनता है। इतनी देर में तो रोवर पहाड़ी की क्लिफ से नीचे गिर चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम डिसेंट करते हैं, जब हम मार्स की एटमॉस्फेयर में जाते हैं और रोवर नीचे जा रहा होता है, उस वक्त भी हमें पल पल की कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि टाइम डिले बहुत है, फासला बहुत है। इसलिए रोवर में पहले ही वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसकी टू डू लिस्ट दे दी जाती है कि उसने कैसे मार्स पर नीचे ज़मीन पर उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो टाइम है, टाइम डिले बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम प्री लोडेड कमांड्स दे देते हैं। हमने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट AI बेस्ड चिप्स लगा दी हैं और उस रोवर को ऑटोनोमस भी बना दिया है कि वो अपने फैसले खुद भी कर सकता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन को। जब भी एक रोवर मार्स पर तस्वीर खींचता है तो मैं आपको उस तस्वीर को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि तस्वीर भी डाटा होती है, नंबर्स होती है।
आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, गोया कि ये मार्स की तस्वीर नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि इसे हमने एक मैट्रिक्स में डिवाइड किया है और जहाँ पर रोशनी की इंटेंसिटी बहुत कम है वहाँ पर नंबर दिया है 0 और जहाँ पर रोशनी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर 98, 97 आपको कई नंबर नज़र आ रहे हैं। अब इन नंबर्स को बाइनरीज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी तस्वीर के डेटे को हम बाइनरी फॉर्म में 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं और उन पर सवार कर दिया जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से ट्रांसमिट की जाती है जो कि ज़मीन पर आती है और फिर हम उसे रिसीव कर लेते हैं। जब ये डेटा हम तक पहुँचता है तो इसमें कई किस्म के एरर आ चुके होते हैं, इसीलिए नासा मुख्तलिफ़ किस्म की एरर करेक्शन टेक्निक्स या एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करती हैं इन एरर्स को निकालने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक एरर करेक्शन कोड दिखा रहा हूँ जिसे हैमिंग एरर करेक्शन कोड कहा जाता है, जो कि नासा इस्तेमाल करता है। और इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ली है, आप 3 दायरे देख सकते हैं। रूल ये है कि हर दायरे में इवन नंबर्स ऑफ 1 होंगे। 1 या तो 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमने 2-2-1 भरकर इन सर्कल्स में रोवर ने ज़मीन पर भेज दिए। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक एरर आ गया और एरर कहाँ पर आया, D2 में आ गया। हम फ़र्ज़ करते हैं कि D2 की जो बिट थी वो 0 से 1 होगी। आपको यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया लेकिन आपने फ़र्ज़ करना है। अब जब D2 की बिट 1 हुई तो आपके पास जो ग्रीन सर्कल है उसमें 3 1 आ गए। इसी तरीके से जो आपके पास पिंक सर्कल उसमें भी 3 A आ गए। अब देखने वाले को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सर्कल्स में कोई इशू आया, क्योंकि जो पर्पल सर्कल है उसमें तो 4 1 आ रहे हैं, तो उसमें तो अभी भी इवन नंबर ऑफ वंस हमारे पास मौजूद हैं। अब ग्रीन और पर्पल में इशू है, इनमें 2 चीज़ें कॉमन है, D4 कॉमन है और D2 कॉमन है। अगर आप D4 को समझें कि इसकी 1 बिट गलती से आई है और इसको 0 कर दें, तो अब फिर आप इसी रूल को फॉलो करके ज़रा कैलकुलेट करें तो आपको फिर तीनों सर्कल में इवन नंबर ऑफ बिट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप D2 को 1 की बजाय 0 कर देंगे तो फिर आपका रूल जो कहता है कि एक सर्कल में इवन नंबर ऑफ बिट्स होनी वो बिल्कुल अप्लाई कर जाएगा और आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि D2 वो बिट थी जो कि गलती से 1 हुई। इसे एरर करेक्शन कोड कहा जाता है और इस किस्म के कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर बीच में एरर आ भी जाए तो हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में अब आप देखिए कि आपने सबसे पहले एक तस्वीर खींची, तस्वीर खींची रोवर की मदद से, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, एरर करेक्शन कोड डाले बीच में और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पर भेज दिया। यहाँ पर उसको डिकोड किया गया और फिर उससे डाटा अखज़ किया गया और उसको प्रोसेस किया गया। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत कम पावर की होती है। इसकी पावर एक जो क्यूरियोसिटी हमारे पास रोवर है उसका जो सिग्नल की पावर है वो आपके फ्रिज में लगे हुए बल्ब से भी कम है। तो इतनी कम पावर का जब सिग्नल हमारे पास आता है तो उसको रिसीव करने के लिए एंटीना का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती है। जब हमने शुरू में एंटीनास बनाए तो उनका साइज़ 26 मीटर था। आप देख रहे हैं 1998 में हमने 26 मीटर के एंटीना बनाए, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमें चीज़ें और ज़्यादा हमसे दूर होती हैं, वॉयेजर दूर जा रहा है और चीज़ें दूर जा रही हैं, उनके सिग्नल्स आहिस्ता आहिस्ता कम पावर के होते जा रहे हैं, तो हमें बड़े एंटीनास की ज़रूरत है। हमने 34 मीटर के एंटीनास बनाए और आहिस्ता करते करते आज हम 74 मीटर के एंटीनास बना चुके हैं जिनके अपर्चर का डायमीटर 34 मीटर है। और इसी पर हम आते हैं डीप स्पेस नेटवर्क को डिस्कवर करने के लिए, जो कि एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्राउंड बेस्ड है। हमने ज़मीन पर 3 ऐसी जगह, ऐसे शहर का इंतखाब किया जो कि एक अमेरिका में है, एक स्पेन में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। आप अगर ऊपर से इनको देखें तो इनमें 120 डिग्री का फ़र्क है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर एंटीनाज लगा दिए जाए और ज़मीन रोटेट कर रही है तो कोई ना कोई एंटीना हमेशा मरीख की तरफ मूव करके रखेगा और वहाँ से डाटा रिसीव कर रहा होगा। इन एंटीनास को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी रोटेशन को भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ज़मीन की रोटेशन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आपको 34 मीटर से लेकर 70 मीटर तक एंटीनास मिलेंगे। और अगर आप पूरा एंगल देखें तो 120 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 को कवर करते हैं। इसकी मदद से जो सिग्नल हमारे पास आते हैं उससे रोवर हमें तस्वीरें भेजते हैं,
हमें डेटा भेजते हैं, हम रोवर को कमांड्स भेजते हैं और अब वीडियो ट्रांसमिशन पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन एंटीनास की कंस्ट्रक्शन स्पेशल किस्म की है। इनको बहुत ज़्यादा कूल डाउन किया जाता है ताकि जब सिग्नल आके इनमें से ट्रांसमिट हो, इन एंटीना में से ट्रांसमिट हो, तो वहाँ पर किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना हो। इसलिए हम इन्हें बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं, -263 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के बहुत पास इनका टेम्परेचर रखा जाता है ताकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम मिले। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन एंटीना की 2 इकसाम होती हैं। हम इस वक्त पहली किस्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है LNA बेस्ड एंटीना, लो नॉइज़ एम्पलीफायर। हमारे पास आपको यहाँ पर एंटीना दिखाया गया है, ये रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। जब रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, तो वो इसके अपर्चर से, इसकी टोकरी से टकराती हैं और फिर वो सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं इसके फोकस पॉइंट पे, जहाँ पर हमने एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर लगाया हुआ है जो कि आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। वो डाटा सारा, वो सारी रेडिएशंस को रिसीव करता है और उसके बाद वो डाटा सेंटर भेज देता है, जहाँ से प्रोसेस करके वो सारी इंफॉर्मेशन हम नासा के कंट्रोल रूम में पूरे कंप्यूटर्स पर दिखा देते हैं। लेकिन याद रखें कि साथ साथ वाइट नॉइज़ भी आ रही है, साथ साथ CMBs भी आ रही हैं। तो हम अपर्चर इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उस डायरेक्शन से, जिस तरफ मार्स है उस तरफ से तो जितनी भी रेडिएशंस आएँ वो सारी की सारी फोकस हो जाएं फोकस पॉइंट पर। लेकिन जो बाकी जितनी भी डायरेक्शन से हमारे पास रेड कलर का डाटा आ रहा है जो कि नॉइज़ है, वो फोकस पॉइंट पर ना जाए, वो बल्कि डाइवर्ज हो जाए, इधर उधर फैल जाए। इसलिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करती। मैं आपको यहाँ पर इस एंटीने की मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो इस एंटीने के प्रॉब्लम ये है, जो कि जिसके ऊपर LNA लगा होता है, कि LNA जब बड़ा होता जाता है तो उसकी वजह से जो नीचे टोकरी है, जो अपर्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आ सकते, रेडिएशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम LNA का साइज़ बड़ा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एंटीना होता है, इसकी मूवमेंट देखनी पड़ती है, इसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वेदर कंडीशंस बहुत देखी जाती हैं, इसलिए हमने इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। हम ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर नीचे कंट्रोल रूम में ले गए। मैं आपको इसका नया अपग्रेडेड वर्जन दिखाता हूँ, जिसे BWG एंटीना कहते हैं, जिसे बीम वेव गाइड एंटीना कहते हैं। इसमें ऊपर आपको LNA नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको ऊपर एक रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। ये रेडियो वेव रिफ्लेक्टर है। तो रेडियो वेव्स आई, नीचे आपके पास टोकरी है, उससे टकराई और टकरा कर फोकस पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। वहाँ पर आपने लगा दिया एक रिफ्लेक्टर, रेडियो वेव रिफ्लेक्टर, उससे टकराई और नीचे आ गई। नीचे आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है बीम वेव गाइड ट्यूब, और उसके बाद इसके थ्रू सारी रेडिएशंस नीचे गई और यहाँ पर नीचे भी आपके पास रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं और उनके साथ आपके पास LNA लगा हुआ है। LNA से, लो नॉइज़ एम्पलीफायर से आपने इसको गुजारा और फिर ये डाटा रिकवरी सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर चला गया और वहाँ से नासा ने इसको देखना शुरू कर दिया। दोनों किस्म के एंटीनास इस वक्त यूज़ हो रहे हैं DSN नेटवर्क में, जो LNA ऊपर लगा होता है और BWG एंटीनास दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ। आप इन एंटीनास को जाकर स्टडी कर सकते हैं, आप इनकी लाइव फीड देख सकते हैं। नासा ने सारी चीज़ें ओपन करके आपके लिए रखी हुई हैं। आप देखें तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप तीनों DSN सेंटर्स पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस्म का डाटा आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा रहा हूँ और आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास स्पेन में भी एंटेनास लगे हुए हैं, उनके नीचे नंबर है 63, 65, 54। इसी तरीके से हमारे पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एंटीनास लगे हैं। राइट साइड पे आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं एंटीना की, फिर आपको सैटेलाइट की भी नज़र आएंगी। मैंने 56 को सिलेक्ट किया। जब मैं किसी एंटीना को सिलेक्ट करता हूं, जिस तरीके से 63 को किया, तो आप देख सकते हैं ये वॉयेजर का एंटीना है और इसके नीचे सारे आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, कितनी दूर है वॉयेजर, उसके साथ साथ आपको उसके एंगल्स नज़र आ रहे हैं, आपको डाटा रेट्स नज़र आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कितनी स्पीड से ये हमें डाटा भेज रहा है और इसके डाटा की पावर क्या है, सिग्नल की पावर क्या है, जो कि 10⁻⁻22 है। आप अगर वॉयेजर को जाकर देखें तो आपको स्पेस क्राफ्ट भी दिखाएगा और उसके साथ आप दुनिया का नक्शा भी देख सकते हैं कि ये सिग्नल कहाँ कहाँ पर जा रहा है। इसी तरीके से जब हम दूसरे नेटवर्क्स को देखते हैं, मसलन मैं आपको यहाँ पर चंद्रा लैब भी दिखा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आपके पास यही पैरामीटर्स आएंगे। आपने ज़रूर इसको विजिट करना और ये इन तमाम पैरामीटर्स को देखना है, पावर सिग्नल्स को देखना है, कितनी पावर है, डिस्टेंस कितना है,
क्यों इतनी कम पावर आ रही है, और फिर आप सैटेलाइट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं आपको मार्स की तरफ लेके जाता हूँ। मार्स को अगर आप देखें तो इस वक्त 25 नंबर एंटीना पर मार्स आ रहा है अमेरिका में। जब मैंने ये वीडियो बनाई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मार्स ओडिसी का डाटा आ रहा है। आप मार्स ओडिसी को नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास सारा डाटा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जाएगा, और उसके बाद अगला ऑर्बिटर आ जाएगा। ये ऑर्बिटर है जो मार्स के गिर्द घूम रहा है और आपको डाटा दे रहा है। तो अब आपने देखना है तो आपके पास मार्स एमआरओ आ जाएगा, ऑर्बिटर आ जाएगा, आप उसका डाटा भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इससे नीचे जाएंगे तो आपके पास मार्स एक्सप्रेस का डाटा आएगा, तो वो सारे ऑर्बिटर्स का डाटा आपके पास आ रहा है, आप उनको देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास इस वक्त सैटेलाइट्स हैं, जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं, और जितने भी एक्टिव एंटेनास हैं वो भी आपको यहाँ पर दुनिया से नज़र आ रहे हैं, और आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको स्कैन के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि अमेरिका की स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन अथॉरिटी है, जो कि तमाम स्पेस के नेटवर्क्स को एडमिनिस्ट्रेशन उनकी करती है और उनको मैनेज करती है। इसके अंदर 3 से 4 किस्म के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डीप स्पेस नेटवर्क को भी ये मैनेज करती है, नियर अर्थ नेटवर्क को भी करती है, स्पेस नेटवर्क को करती है, और फिर ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट्स को भी ये मैनेज करती है, जिसे हम देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड है डीएसएन नेटवर्क के एंटीनास के लिए, अब हम मैक्सिमम तो 74 मीटर तक जा चुके हैं, लेकिन हम इससे बड़े एंटीनास बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे डीप स्पेस नेटवर्क अपर्चर एनहांसमेंट प्रोजेक्ट DAP प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें 34 मीटर के ज़्यादा एंटीने लेके 4 एंटीना लेके उनको इलेक्ट्रॉनिकली कपल किया जाता है। तो हमने एक बड़ा एंटीना बनाने की बजाय हमने छोटे छोटे कई एंटीना लेके उनको कपल किया, और उससे बड़ा अपर्चर, हमें लगता है ऐसे अपेरेंटली कि हमारा अपर्चर बहुत बड़ा हो गया और हमारे पास कम पावर के सिग्नल्स बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं। लेकिन DSN का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने डाटा रिसीव करना, डाटा सेंड करना है और कम्युनिकेशन करवानी है, बल्कि वो नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारे पास स्पेस में गूगल मैप्स तो है नहीं, हमारे पास स्पेस में GPS तो है नहीं, तो आपने नेविगेशन भी देखनी है कि जो स्पेसक्राफ्ट जा रहा है वो कहाँ पर पहुंचा। उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली टेक्निक नेविगेशन के लिए यूज़ होती है रेंजिंग। उसमें हम स्पेसक्राफ्ट के लिए पर एक पल्स फेंकते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडियो वेव्स में वो जाता है, जाके टकराता है और वापस आता है। जब वो वापस आता है तो टाइम नोट किया जाता है और ड्यूरेशन देखी जाती है कि पल्स भेजी कितनी देर बाद वापस आई, और उससे जो हम उस स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पर है, वो 16 से 33 फीट एरर के साथ निकाल सकते हैं। ये नासा का डाटा है जो मैं आपको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, बल्कि ये बताता चलूँ कि जितना डाटा भी है वो सारा का सारा नासा की वेबसाइट से उठाया गया। इसी तरीके से डॉपलर शिफ्ट यूज़ की जाती है। उसमें हम जो स्पेसक्राफ्ट हमसे जा रहा होता है दूर, क्योंकि वो मूविंग है और वो दूर जा रहा है, वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है नॉन फ्रीक्वेंसी का। लेकिन जब वो हमारे पास आता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आती है, जिसे डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। मैं इस पर बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ, और उसको डिटेक्ट करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट इस वक्त कहाँ पर है। फिर एक तीसरी चीज़ हमारे पास आती है जिसे डेल्टा डॉर कहा जाता है, और उसमें हम कोजार के सिग्नल्स लेते हैं, और कोजार के सिग्नल जब रिफ्लेक्ट होके एक स्पेसक्राफ्ट से हम तक आते हैं तो उसमें डॉपलर इफेक्ट को देखा जाता है, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन क्या है। इसके साथ साथ DSN कम्युनिकेशन में हम टोन्स भेजते हैं। आपके टेलीफोन नेटवर्क पर जो आप टेलीफोन उठाते हैं तो आपके पास एक टोन आ रही होती है। इसी किस्म की 128 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की टोन्स भेजी जाती हैं रोवर्स को, लैंडर्स को, कि उन्होंने क्या काम करना है। मसलन एक टोन, ख़ास किस्म की टोन जब फ्रीक्वेंसी की हम भेजते हैं तो लैंडर को पता चल जाता है कि उसने पैराशूट खोलना है, ये कमांड है उसके लिए, तो वो फ़ौरन पैराशूट खोल देता है। इसी तरीके से जब दूसरी फ्रीक्वेंसी की टोन भेजी जाती है तो उसको पता है कि अब उसने एयर बैग को इन्फ्लेट करना है। तो इस किस्म की कमांड्स भी DSN के ज़रिए भेजी जाती हैं। लेकिन मैंने आपको अब कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स बताने हैं कि DSN में आगे क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। एक जो हिस्सा DSN का बहुत अहम है वो है ट्रैकिंग
डाटा रिले सैटेलाइट्स। रिले सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूम रही होती हैं, रिले सैटेलाइट इस वक्त मार्स के गिर्द घूम रही है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि कम्युनिकेशन इन्होंने देनी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती हैं। इस वक्त हमारी ज़मीन के गिर्द नासा की 10 रिले सैटेलाइट्स 35,000-36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर घूम रही हैं। अगर हबल टेलीस्कोप ने भी अपना डेटा भेजना है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेशन को नहीं भेजेगी, वो पहले एक रिले सैटेलाइट को भेजेगी। अगर उस रिले सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन के साथ लाइन ऑफ साइट है, क्लियर है, बिल्कुल बीच में किसी किस्म के बादल नहीं है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, किसी किस्म का सिग्नल कम नहीं हो सकता, तो वो फ़ौरन उसको डाटा भेज देगी। लेकिन फ़र्ज़ किया कि बीच में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है तो वो एक और रिले सैटेलाइट को सिग्नल भेज देगी, और अगर उसका लाइन ऑफ साइट बनता है तो वो ग्राउंड स्टेशन को डाटा भेज देगी। तो रिले सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि आपको आगे भी बताया जाएगा। रेडियो बैंड को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेडियो बैंड को इस्तेमाल करना है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाना है, क्योंकि रेडियो बैंड के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। अगर हम रेडियो बैंड को देखें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस नेटवर्क्स के लिए जो बैंड यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर UHF और SHF बैंड में होता है। UHF का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, दोनों रेडियो बैंड का हिस्सा हैं, छोटे सब बैंड्स हैं, और SHF का मतलब है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर हाई फ्रिक्वेंसी या SHF को फर्दर हमने छोटे छोटे बैंड्स में तोड़ा है, और इन बैंड्स को वो लोग जानते हैं जो बचपन में डिश एंटीना सेट करते रहे, क्योंकि इन बैंड्स की फ्रीक्वेंसी को हमने लॉक करना होता है। तो आपको यहाँ पर C बैंड भी नज़र आ रहा है, आपको X बैंड भी नज़र आ रहा है, आपको KU बैंड भी नज़र आ रहा है। X बैंड में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जाती है SHF में, और हम UHF बैंड में भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो X बैंड और UHF बैंड, इनमें बहुत कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर आप विकीपीडिया पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि नासा जो कम्युनिकेशन कर रही है वो इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स में कर रही है, और इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को प्रोटेक्टेड बैंड्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी मोबाइल कंपनी, कोई भी टेलीकॉम कंपनी ट्रांसमिशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डीप स्पेस नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको S बैंड, X बैंड, K बैंड ये सारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर एक रोवर ने डेटा भेजना है ज़मीन पर, तो उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो सैटेलाइट को जो कि मार्स के गिर्द घूम रही है उसको डाटा भेजेगा, और वो भेजेगा UHF बैंड पे, ठीक है जी। और उसके बाद वो सैटेलाइट डायरेक्ट ज़मीन पर डाटा भेजेगी, या वो एक रिले सैटेलाइट को भेजेगी और वो ज़मीन पर भेजेगी। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसने डाटा नहीं भेजना, उसने सिर्फ ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करना है, MRO ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करना है, जो कि मार्स के गिर्द घूम रहा है, वो भी UHF बैंड में हो रहा है, जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर उसने डायरेक्टली कोई चीज़ ज़मीन पर भेजनी है तो उसके पास वो एंटेनास भी मौजूद हैं, और वो X बैंड में कम्युनिकेशन कर सकता है, ज़मीन पर डायरेक्ट चीज़ भी भेज सकता है। बहुत कम पावर होती है, लेकिन उसके पास ये एंटेनास मौजूद होते हैं। क्यूरोसिटी ले लें या आप परसेवरेंस रोवर ले लें, दोनों के पास 3 किस्म के एंटीना थे। इसलिए मैं वो एंटीना यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला एंटीना है UHF एंटीना, इसे UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना कहते हैं। आपको इसकी तस्वीर मैंने यहाँ पर दिखा दी है, और इसके ज़रिए हम जो डाटा ट्रांसमिशन करते हैं वो 400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर जाता है, रेडियो वेव की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो डाटा रेट है वो 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड इसका डाटा रेट होता है। तो इसके ज़रिए हम सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। X बैंड हाई गेन एंटीना भी X बैंड में है। हाई गेन एंटीना आप देख सकते हैं कि ये एक हेक्सागोनल शक्ल में है, आगे भी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। तो इसको अगर आप देखें तो ये ऐसा एंटीना जो अपनी ओरिएंटेशन भी बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, और इसने ज़मीन की तरफ अपनी डायरेक्शन रखनी है, हर वक्त ज़मीन को ट्रैक करके उस तरफ अपनी डायरेक्शन रखनी है। 7 से 8 गीगाहर्ट्ज़ में काम करता है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है, और 3000 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा भेज सकता है। उसके बाद हमारे पास X बैंड लो गेन एंटीना है जो कि सिर्फ रिसीविंग करता है 7 से 8 गीगाहर्ट्ज़ पर, और 30 बिट्स रिसीव करता है, क्योंकि इसने रोवर ने तो डाटा रिसीव नहीं करना वीडियोस का या तस्वीरों का, उसने तो सिर्फ कमांड्स रिसीव करनी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कम डाटा रेट की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जिसका नाम है स्पेस क्राफ्ट एयर। गूगल स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपने जाकर इसको डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करें, और इसमें आपको वो तमाम रोवर्स, ऑर्बिटर्स, DSM एंटीनास, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। 3D मॉडल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस करते हुए एक एप्लीकेशन है, और आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपने इसको देखना और इसमें एंटीनास को तलाश करना है ताकि आपको पता चले एंटीनास कहाँ हैं। या अगली स्लाइड को, इस स्लाइड को रोक लें और मुझे बताएं कि यहाँ पर X बैंड के कितने एंटीनास हैं।
हाई फ्रिक्वेंसी और लो गेन एंटीना कहाँ पर है, हाई गेन और लो गेन एंटीना कहाँ पर है, फिर आपके पास यूएचएफ एंटीना कहाँ पर है। तो आपने थोड़ी देर पॉज करना है और देखना है ताकि आपको एंटीना के बारे में पता चल जाए। क्यूरोसिटी और पर्सी रोवर में एक ही किस्म के एंटीनाज यूज़ हुए हैं। जो एंटीना ज़मीन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो सिर्फ 1% कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत अहम हालात में वो कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कम्युनिकेशन 99% कम्युनिकेशन यूएचएफ बैंड में हो रही होती है और वो सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन तक हो रही होती है। रेडियो बैंड के कुछ रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ कमियां हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव हैं वो ये हैं कि इसका स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। तो जब हम सिग्नल इधर से मार्स पर भेजते हैं तो वो इतना बड़ा सिग्नल होता है, उसका स्प्रेड इतना बड़ा होता है कि हम कहीं भी उस हिस्से में जहाँ पर वो सिग्नल जा रहा है एंटीना रख ले वो रिसीव कर लेगा। कई रेडियो वेव्स तो मार्स के साइज़ के बराबर होती हैं। तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप कहीं भी एंटीना रखें तो सिग्नल तो आप तक पहुंच रहा है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कम्प्लेक्स कम होती है, कम पैसों की बनती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। हम इसलिए रेडियो वेव्स पर गए। लेकिन अब दूसरी साइड भी है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डाटा रेट अचीव नहीं कर सकते। हम वीडियोज़ को, हाई क्वालिटी इमेजेस को रिसीव करना हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर हमने वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। हम रेडियो वेव से वो काम नहीं कर सकते। तो ये इसके डाउन साइड्स हैं। तो मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि अगर हमने बेहतर करना है तो हमें रेडियो वेव से इंफ्रारेड, ऑप्टिकल बैंड या माइक्रोवेव बैंड में जाना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे तो अब हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, नासा ने रिसर्च करना शुरू कर दिया ऑप्टिकल बैंड पे, लेज़र्स पर। लेज़र्स का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कोहेरेंट लाइट होती है। आइडियल कोहेरेंट तो नहीं होती लेकिन लाइट का स्प्रेड बहुत कम होता है, लाइट कंसंट्रेटेड होती है, डाइवर्जेंस नहीं होती। इसलिए जब आपने सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो सिग्नल में लॉसेज नहीं होने। ये बहुत अहम है। रेडियो वेव्स में बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। इसी तरीके से अब आप डेटा रेट ज़्यादा भेज सकते हैं, आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इंटरफेरेंस नहीं होती, ऑप्टिकल रोशनी में इंटरफेरेंस नहीं होती, सिग्नल्स में इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर गैजेट ज़मीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड हैं। ऑप्टिकल गैजेट कम है इसलिए इंटरफेरेंस का सवाल कम पैदा होता है। लेकिन अब इसकी भी डाउन साइड है और वो डाउन साइड ये है कि क्योंकि आपका जो स्प्रेड है वो बहुत कम है तो प्रिसाइज एंटीना आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे। आपको एंटीना उस जगह पर लेके आना पड़ेगा जहाँ पर आपका सिग्नल जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नेटवर्क होता है। नासा इस पर जा रही है। नासा अपना पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन कर रही है जो कि लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाता है और इसकी बेसिस पर हम 2021 में ज़मीन के गिर्द घूमते हुए रिले सैटेलाइट से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करने वाले हैं। हम ऑप्टिकल डेटा को रिसीव करेंगे और फिर उसे सेंड करेंगे DSNs पर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है और उसके बाद फिर इसको मार्स तक लेके जाया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का जो बैंडविड्थ इंक्रीज़ है वो 10 से 100 टाइम्स ज़्यादा होगी रेडियो वेव से। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। अब आप एज्यूम करें कि वॉयजर जो हमें सिग्नल भेज रहा है वो सिग्नल डिजिटल वॉच की घड़ी से, डिजिटल वॉच के सेल से 20 बिलियन टाइम्स कमज़ोर है और उसको रिसीव करना है। तो उसके लिए तो हमें बहुत बड़े एंटीनास चाहिए। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो अगली हमारी इस किस्म की जो मिशन होंगे उनको ऑप्टिक्स पर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरफ लेके आएंगे और उनको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर डिज़ाइन करेंगे। तो 2021 में इसका तजर्बा होने वाला है। और ये हमारा एक ओवरव्यू था DSNs का, डीप स्पेस नेटवर्क्स का। आपको जो एप्लीकेशन बताई गई है और जो वेबसाइट बताई गई है आपने जाना है, उसको सर्च करना है, उससे खेलना है ताकि आपको और चीज़ों के बारे में भी इल्म हो। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी रिसर्च जो नासा से की गई है, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, वो आपको कैसी लगी।